Assalamu alaikum, and today we are discussing Melodic Trains by John Ashbery. So we'll be studying its paraphrase, analysis, and इसमें हम देखेंगे कि basically title के significance क्या है, line by line interpretation poem की. तो चलें देखें इस lengthy poem को. इसमें जो poet है उसने किस तरह modernism को define किया एक train के journey के जरिए. ओके जी, सो जो टाइटल है मेलोडिक ट्रेन, ये सजेस्ट कर रहा है कि सम एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग ऑन ट्रेन्स और जो वेरियस साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं ट्रेन के अंदर या ट्रेन के ज़रिए या इंजन के थ्रू, और वो जो रिदम जो है जो इस एक्सपीरियंस से एसोसिएटेड है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. जो वर्ड है मेलोडिक, ये सजेस्ट करता है म्यूज़िकल क्वालिटी को, और जो ट्रेन्स है वो रिफ़र करता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इन दोनों को लेके चलें तो टाइटल्स शायद ये सजेस्ट करता नज़र आता है कि ये जो नज़म है ये ट्रेन जर्नी की म्यूज़िकलिटी को भी एक्सप्लोर कर रही है, साथ साथ ये भी बता रही है कि जो ट्रेन की साउंड्स हैं वो किस तरह सूदिंग भी हो सकती हैं और डिसओरिएंटिंग भी हो सकती हैं. लाइक द सेम साउंड ऑफ ट्रेन मे नॉट बी सूदिंग फॉर एवरीवन and the same sound of train may not be disorienting for everyone. So मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं. Then हम इसका टाइटल का मतलब ये भी ले सकते हैं कि ये जो जर्नी है ट्रेन के ज़रिए that may be taken as a metaphor for broader rhythms of life, जिसमें स्टॉप्स हैं, स्टार्ट्स हैं, हाइज हैं, लोज हैं, और जो मूवमेंट्स हैं इसमें इंटेंस किस्म की जो स्टिलनेस है, ये सारी चीज़ें लाइफ से कंपेयर की गई हैं. मेलोडिक ट्रेन ये पब्लिश हुई थी 1976 में, और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट पीसेस ऑफ आर्ट वेयर द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द फिलॉसफी ऑफ लाइफ इन डेप्थ. सो बड़ी डेप्थ के अंदर उसने फिलॉसफी दिखाई लाइफ की. इसमें दिखाया गया कि पोएट ट्रेवल कर एक ट्रेन में, उसके सामने बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जिसमें एक छोटी सी लड़की भी बैठी हुई है, छोटी सी बच्ची उसके सामने है, और जो पोम है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि किस तरह जर्नी के अंदर ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं, और किस तरह हम लोग इनकंसिडरेट हो जाते हैं बाकी इंसानों से. ये जो पोम है ये आयरॉनिकली एक पेसिमिस्टिक व्यू भी दिखा रही है लाइफ का, जहाँ पे हर दूसरा बंदा हमें सैड नज़र आता है और उसकी लाइफ में अनरेस्ट है, डिस्टर्बेंस है, उसके पास परेशानियां हैं. बेशक दुनिया बाहर खूबसूरत है जैसा ट्रेन की विंडो से नज़र आता है, लेकिन उनके चेहरों के तासुरात बताते हैं कि वो कितने परेशान हैं, कितने वो बिल्कुल उस टाइटल से डिफरेंट लग रहे हैं जो कि इस पोम का टाइटल है. सो ये एक नरेटिव पोम है, और ये चूँकि एक बंदे के ट्रैवल के बारे में बता रही है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, हर एक ने मुख्तलिफ जगहों पे उतरना है, किसी का वो ट्रेन का जर्नी स्टार्ट होता है, किसी का वो जर्नी एंड होता है. और यहाँ पे हमें शेक्सपियर का ऑल द वर्ड्स स्टेज याद आता है कि हर बंदे का एक कैरेक्टर है लाइफ के अंदर, और वो कैरेक्टर परफॉर्म करता है, चला जाता है. सो इसी तरह लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, ट्रेन के ऊपर बैठते हैं, अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं. सो ये मेलोडिक ट्रेन जो है नज़म, इसमें कोई प्रॉपर पोइटिक फॉर्म यूज़ नहीं हुई. इसके 8 स्टांजाज हैं, जो सेकंड और सेवन्थ स्टांजाज हैं इसके वो इनकी 5 लाइंस हैं, लेकिन बाकियों में हमें 4 लाइंस नज़र आती हैं. सो इसमें कोई प्रॉपर राइम स्कीम भी नज़र नहीं आती. नज़म बहुत खूबसूरत है, और इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि ऑल द वर्ड्स स्टेज, उससे ये इंस्पायर्ड है, लेकिन यहाँ पे जर्नी को एक ट्रेन जर्नी बना दिया गया. जो मेन थीम है वो ये है कि द स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट एवरी मैन पासेस थ्रू. उसमें ग्रीवियंसेस हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, वरीज हैं, कंसर्न्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, और कुछ कंपेनियंस हैं जो इंसान की लाइफ में आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाते हैं, अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं, और फिर उसमें टर्न्स हैं जो कि लाइफ लेती है, और उसमें कई टर्न्स इंसान की लाइफ में सैडनेस और रिग्रेट भर देते हैं. और जो पेनफुल जर्नी है ज़िंदगी का, उसके साथ साथ जो एंडलेस मिजरीज हैं एग्जिस्टेंस की, वो ये सब कुछ इसके मेन थीम्स हैं. सो अगर हम बात करें कि पोइटिक डिवाइसेस की, तो इसमें मेलोडिक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई. एशबरी ने इसमें सिम्बलिज्म यूज़ किया, मेटाफर यूज़ किया, सिमिली, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एजोनेंस इनका यूज़ किया.
जो ट्रेन जर्नी है इटसेल्फ, अगर हम सिंबल्स की बात करें तो वो लाइफ को सिंबलाइज करता है, और जो लाइफ जिससे गुजरती है बहुत सारे फेजेस से, इस ट्रेन जो है मैनी डेल्स और वैलीज उनमें से गुजरती है, बहुत सारे टर्न्स लेती है जो कि लाइफ में भी इंसान के टर्न आते हैं। ट्रेन का जर्नी स्टार्ट होना, इंसान की लाइफ का स्टार्ट होना, जर्नी एंड होना, इंसान की लाइफ का एंड होना, और जो स्टेशंस पे रुकती है उसमें रेस्टलेसनेस जो क्रिएट होती है पैसेंजर्स के अंदर, सो वो रेस्टलेसनेस जो लाइफ की है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो अब देखते हैं ट्रेन इसमें मेलोडिक ट्रेन्स का टेक्स्ट। A little girl with scarlet enameled fingernails asks me what time it is. Evidently that's a toy wristwatch she's wearing for fun. And it is fun to wear other odd things like this briar pipe and tweed coat. So यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो नरेटर है वो बात कर रहा है अपने और अपने सामने वाली एक छोटी सी बच्ची की, जिसने रेड कलर के फिंगर नेल्स हैं या उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाई हुई है। सो मैं जो हूँ इस वक्त बड़े एक स्ट्रेंज किस्म के क्लोथ्स पहन के बैठा हूँ। वूलन सा कोट है मेरा और एक स्ट्राइप्ड ब्राउन शर्ट मैंने पहनी हुई है, और उसके अलावा जो कलर्स हैं उसमें वो बेशक वो मिक्सअप होते नज़र आ रहे हैं वैली के साथ, जो लेकिन जो बच्ची मेरे सामने बैठी है उसने रेड कलर के फिंगर नेल्स लगाए हुए हैं, और वो उल्टा मुझसे पूछती है कि टाइम क्या हुआ, हालांकि उसके पास खुद एक रिस्ट वॉच है, लेकिन बेसिकली चूंकि वो एक टॉय रिस्ट वॉच है तो वो उसने फन के लिए पहनी है, वो टाइम नहीं बताती। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल है कि यहाँ पे चूंकि वो जो बच्ची के पास है वॉच, वो टाइम उसका ना बताना या टॉय वॉच होना, वो इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनकी लाइफ में टेंशन्स नहीं है, वरीज नहीं है, परेशानियां नहीं है, वो वाले रिग्रेट्स नहीं है कि वो चीज़ों को फील करें या टाइम की पाबंदी करें। उन्होंने एक स्टॉप पे रुकना है, अगले स्टॉप पे जाके असाइनमेंट से मकरानी है, फिर उन्होंने प्रोफेशनली अपने काम करने, उनके इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। टाइम है हमारे जैसे लोगों के लिए जो प्रोफेशनल हैं, जिनकी लाइफ में हर चीज़ टाइम्ड है, जिन्होंने हर जगह पे वक्त पे पहुंचना है, तो शायद बच्ची के पास एक रियल वॉच की ज़रूरत भी नहीं है, और शायद यही वजह कि वो कंसर्न नहीं है। Like date-colored sierras with the lines of seams sketched in a plunging now and then into unfathomable valleys that can't be deduced by the shape of the person sitting inside it, me. And just as our way is flat across dales and gulches, as though our train were a pencil. So वो कह रहे कि जो मैंने अपनी एक स्ट्राइप ब्राउन शर्ट पहनी है, इसके जो कलर्स हैं वो पेनिट्रेट कर रहे हैं उन इनडिस्क्राइबेबल ब्यूटीफुल वैलीज के कलर्स के अंदर। वो जो जर्नी है वो बेसिकली अनफैथमेबल है कि मैं उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, और ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जो है वो इटसेल्फ एक पेंसिल की शेप ले चुकी है, कि आप इसे बहुत दूर से देखें तो आपको लगेगा कि एक पेंसिल है जो चलती जा रही है और खूबसूरत खूबसूरत सी जो बिल्डिंग्स हैं उनको बना रही है और खूबसूरत खूबसूरत से व्यूज़ क्रिएट कर रही है अपने आसपास, और मैं जो हूँ उनको देख रहा हूँ, जो मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं बैठ के इन चीज़ों पे गौर कर रहा हूँ। मेरे साथ वो बच्ची भी बैठी है जो कि इन वैलीज़ को, इन तमाम चीज़ों को गौर से देख रही है। Guided by a ruler held against a fumarole of the Alps, we both come to see distances as something unofficial and impersonal, yet not without its curious justification, like the time of a stopped watch, right twice a day. So यहाँ पे जो एल्प्स हैं, एल्प्स बहुत ही ऊंचे हाई माउंटेन्स हैं। सो वो कह रहे कि जो ट्रेन्स जो हैं, ट्रेन जो पेंसिल से लाइंस बना रही है वो उन ब्यूटीफुल माउंटेन्स को, जो यूरोप के माउंटेन्स हैं, उन्हें पोर्ट्रे भी कर रही है। और हम दोनों यानी मैं और जो वो छोटी सी बच्ची है, वी हैव कम सो फॉर ओनली टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ दिस वैलीज एंड लाइक ये चीज़ है जो हम दोनों के दरमियान कॉमन है, यानी हम दोनों के दरमियान और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ कॉमन है। फोटो म्यूरल कहते हैं एक एनलार्ज किस्म के फोटोग्राफ्स को, जो कि एक बहुत बड़ी सी तस्वीर होती है। सो वो चूँकि
ट्रेन से वो पूरे एल्प जो एल्प्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए उसके फर्टिव म्यूरल कह रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि हम दोनों के दरमियान वो कुछ कॉमन नहीं है सिवाय इसके कि हम दोनों बैठ के इस एल्प्स को देख रहे हैं और नेचर की ब्यूटी को देख रहे हैं. और लाइक ये जो फैक्ट क्या है इसमें कि फैक्ट इज दैट इट इज़ एज ट्रू एज अ टॉय वॉच टेलिंग द राइट टाइम ट्वाइस अ डे. कि जिससे उसका अगर उसकी घड़ी की सुई जो है, चूंकि वो टॉय वॉच है 12 पे रुकी हुई, तो दिन में 2 दफ़ा तो वो सही टाइम बताती है. So, and impersonal, yet not without its curious justification. So, हम जो है वो इन चीज़ों को देख रहे हैं जैसे कि हमें लग रहा है कि बेसिकली ये जो ट्रेन है वो एक रूलर की तरह एक फुट की तरह सीधी एक स्केल पे चलती जा रही है, और जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं अपने और माउंटेन्स के दरमियान, ये जो डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं वो हमारे लिए अनऑफिशियल और एट द सेम टाइम इम्पर्सनल बन जाता है. लेकिन वी आर नॉट गिविंग एनी क्यूरियस जस्टिफिकेशन, वी आर एक्सेप्टिंग द नेचर, वी आर एक्सेप्टिंग द ब्यूटी जस्ट एज सो कि जिस तरह हम एक स्टॉप्ड वॉच को एक्सेप्ट करते हैं उसके टाइम को ट्वाइस अ डे. Only the wait in stations is vague and dimensionless like oneself. How do they decide how much time to spend in each? One beings to suspect there is no rule or that is applied haphazardly. So यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ट्रेन्स के टाइम टेबल के वाले से कि जो वेट करते हैं हम लोग, अक्सर आप में से जो लोग ट्रेन के जर्नी करते होंगे, अब तो ट्रेन का जर्नी ऑब्सोलीट हो चुका है पाकिस्तान में, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, पॉलिटिक्स की नज़र हो गया. तो ट्रेन का जो जर्नी है उसमें वो कह रहा है कि जो वेट हमें करना पड़ता है, समटाइम्स इट सीम्स वेग एंड डायमेंशनलेस, कि हम बिला वजह खड़े हैं, हमें पता ही नहीं कि हमने क्या करना है, किस टाइम जाना है. और ट्रेन्स का क्या, ट्रेन किस तरह डिसाइड करते हैं कि हमने कितना टाइम, जारी बात अब ट्रेन्स खुद तो डिसाइड नहीं करती, इट इज़ डिसाइडेड बाय द पीपल और ड्राइवर. लेकिन वो कह रहा है कि ये ट्रेन्स यानी वो लोग किस तरह डिसाइड करते हैं कि किस स्टेशन पे कितनी देर रुकना है. और ये हमें इस पे सस्पिशन भी होता है कि क्या ये रूल है किसी स्टेशन पे इतनी देर रुकने का, या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकने का, या एक हैपहैज़र्डली इन्होंने बना दिया कि भाई ठीक है जहाँ पे जितना दिल करता है रुक जाओ. तो यहाँ पे थोड़ा सा वो सस्पिशियस हुआ हुआ है, स्केप्टिक हुआ हुआ है ट्रेन के टाइम टेबल के हिसाब से. तो ये भी लाइफ के अंदर भी है कि लाइफ के अंदर कई दफ़ा स्टिलनेस है तो एक लंबी स्टिलनेस है, अगर रवानगी है तो एक लंबी रवानगी है. यानी कभी आपकी लाइफ के अंदर एक पीस या एक सुकून आ जाता है तो बहुत देर के लिए आ जाता है, कई दफ़ा फिर जब उसके अंदर एडवांसमेंट होती है, आप बिजी होते हैं तो फिर आपको वक्त के गुजरने का एहसास नहीं रहता. Sadness of the faces of children on the platform, concerns of the grown-ups for connections, for the chances of getting a taxi, since these have no timetable. You get one if you can find one, though in principle. So, जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे खड़े उनके चेहरों पे सैडनेस है बिकॉज दे आर वेटिंग, और वो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन्स का, ट्रेन के आने का, क्योंकि बच्चे इम्पेशेंट होते हैं ट्रैवल के दौरान. आप कभी बच्चों के साथ सफ़र करें तो भी, फॉर एग्जांपल आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो गाड़ी अभी लाहौर के अंदर होगी तो वो पूछना शुरू कर देंगे कि कितनी देर रहती है इस्लामाबाद आने में. तो ये उनके जो चेहरे हैं उसमें सैडनेस नज़र आ रही है. और जो ग्रोन अप्स हैं वो भी कंसर्न है, वो भी कोई खुश नहीं है. ग्रोन अप्स क्यों खुश नहीं है? क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर कनेक्शंस. कनेक्शंस मीन्स कनेक्टिंग ट्रेन, एक ट्रेन से उतरेंगे दूसरी ट्रेन को लेंगे, और इसलिए भी यानी फॉर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ टैक्सी. और उन्हें ये भी परेशानी है कि क्या हमें टैक्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ट्रेन से उतर के आगे जाने के लिए. यानी ये जो कनेक्शन है ट्रेन से उतर के टैक्सी लेना, क्योंकि ट्रेन का तो फिर टाइम टेबल है, टैक्सीज का कोई टाइम टेबल नहीं है. अवेलेबल है तो आपको मिल जाती है, नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, और उसको ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है आपको, स्पेशली स्टेशन पे जहाँ पे हर बंदा ही टैक्सी के वेट में होता है. यू कैन ऑलवेज फाइंड वन, but the segment of chance in the circle of certainty is what gives these leaning towers of Pisa figures their aspect of dogged impatience banking forward into the wind. So, it says कि ये जो ढूंढना टैक्सीज को, ये इंसान को परेशानी में डालता है, लेकिन ये है कि आपको मिल भी जाती हैं. लेकिन लोग जो है उससे इम्पेशेंट हो जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो जितनी जल्दी टैक्सीज को ढूंढ लें वो बेहतर है. और ये जो कोट है, लाइक ये जो स्टांजा है बेसिकली,
اس میں ایک پوئٹک ایکسپریشن وہ دے رہا ہے اس آئیڈیا کا کہ ہمیشہ ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ کو سلوشن مل جاتا ہے، آنسر مل جاتا ہے کسی پرابلم کا یا کویسچن کا. تو لائف میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں بہت جلدی، لیکن اس کا پرابلم ایونچولی ہمیں مل جاتا ہے. کوئی پریشانی زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اسے اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. سو ایک سلوشن ہو تو ہمیں دوسرا مل سکتا ہے. انسرٹنٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اس پروسیس میں، جو کہ ہم اس ایک ڈٹرمنڈ اسٹرگل یا ایک پرزسٹنٹ اسٹرگل میں کریٹ کرتے ہیں. ہم جان بوجھ کے اس اسٹرگل میں رہتے ہیں اور ایک انسرٹنٹی کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. سو یہاں پہ جو سرکل کہہ رہا ہے، ہی سیز کہ فیٹ اینڈ لک ہیو لائک کنسٹرکٹڈ دا سرکل آف فیتھ، کہ انسان بڑا اچانک انسرٹن ہو جاتا ہے چیزوں کے حوالے سے. دا سیگمنٹ آف چانس جو ہے یہاں پہ اٹ بیسیکلی ریفرز ٹو unpredictable and unknown factors that are present in any situation or which can influence any outcome، کہ رزلٹ کیا نکلے گا، اور جو الٹیمیٹلی ہمیشہ جو ہر چیز کا سلوشن مل جاتا ہے. So it is the result of combination of known and unknown factors that come together in a way that cannot be fully predicted or controlled. So جو circle of certainty ہے، یہ اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ it refers to the known and predictable aspects of a situation which provide a founding for a solution or answer, foundation for an answer, however, the leaning tower of Pisa figures are used basically as a metaphor here for the struggle and perseverance that is required to overcome the uncertainties and challenges that are inherent in the process of problem solving. کہ جو اس نے ایک اٹلی کے مشہور لیننگ ٹاور آف پیسا کی ایگزامپل دی، جو کہ ایک جھکا ہوا ٹاور ہے، بڑا مشہور ہے، ونڈرز آف دی ورلڈ میں آتا ہے. سو اس چیز کو کمپیئر کر رہا ہے کہ انسان کس طرح اس کا بینٹ اپنے پرابلمس کی طرف ہے، وہ جھکا ہوا ہے اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اور ہمیشہ اسی چیز میں رہتا ہے. اینڈ دا فریز بینکنگ فارورڈ ان ٹو دا ونڈ، یہ جو ہے دیٹ ایمفسائزز دا آئیڈیا آف اسٹرگلنگ اگینسٹ دا فورسز بیونڈ ونس کنٹرول. اور جو لیننگ ٹاورز آف پیسا ہے، دیٹ اپیئرز ٹو بی لیننگ فارورڈ ایز اف پشنگ ون اگینسٹ اے اسٹرانگ ونڈ، کہ جس کو ایک ونڈ کسی کو پش کر رہی ہے، جس طرح ایک چھوٹی سی فصل ہے، اس کو جب ونڈ پش کرتی ہے تو وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، لیننگ ٹاور آف پیسا کی طرح. سو یہ وہ اسٹرگل ہے پرابلمس کی، ٹینشن کی. سو یہ کنوے کرتے بیسیکلی کہ finding a solution or answer that requires persistence and acceptance of the uncertainties and challenges جو کہ اس پروسیس میں ہمارے سامنے آتے ہیں. لہٰذا پریشانی کوئی حل نہیں ہے. So in short, any stop before the final one creates clouds of anxiety, of sad, regretful impatience with ourselves, our lives, the way we have been dealing with other people up until now. Why couldn't we have been more considerate? So these figures leaving. So اس کو ہم نیکسٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اب بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے کہ جب بھی کوئی سٹاپ آتا ہے ہمارے آخری سٹاپ سے پہلے، ایک کلاؤڈ آف انگزائٹی بن جاتا ہے. اب سے جس نے کسی نے جو میٹرو میں سفر کیا ہے، میٹرو ٹرین میں نہیں، یعنی جو جس کو جنگلہ بس کہا جاتا ہے، اس میں. سو وہ جو میٹرو بس ہے بیسیکلی، اس میں اگر آپ ٹریول کریں گے، آپ ایک بہت خوبصورت کاٹن کا سوٹ پہن کے جائیں گے، جب آپ باہر نکلیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ نے کبھی اس سے استری نہیں کیا. یعنی ہم لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے، جس بندے نے گجو متے سے اس پہ چڑھنا ہے وہ بھی گیٹ کے اوپر کھڑا ہوگا، اور جس نے یادگار پہ اترنا ہے وہ بھی گیٹ کے اوپر کھڑا ہوگا. یعنی ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں گیٹ کے پاس کھڑا ہوں. ان کیس اگر آپ درمیان میں ہیں اور آپ کا اسٹاپ نیکسٹ اسٹاپ ہے تو آپ کبھی بھی گیٹ تک نہیں پہنچ سکتے. یو کین نیور میک اٹ. سو پریشانی ہے، اس میں بھی ہر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا میں اتر پاؤں گا یا نہیں اتر پاؤں گا. سو کلاؤڈس جو ہیں انگزائٹی کے، سیڈنس کے، ریگریٹفل امپیشنس کے، یہ ہر بندے کے ساتھ ہیں. اور جو ہم ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے، وہ جو آتھر ہے وہ اس پہ بھی ایک کنٹمپلیٹ کر رہا ہے کہ ہم کیا ڈیلنگ کرتے آ رہے ہیں لوگوں سے. ہم لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا بھی بیہیو کر سکتے تھے. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ملنا چاہتے ہیں، نہیں مل پاتے، پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار ٹائم ہوتا تو ہم اس کو مل لیتے، ہم کیوں اس بندے سے اتنا دور ہے. تو مرنے کے بعد ہمیں ہر بندہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو رائٹر ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے جن کے بارے میں وہ انکنسیڈریٹ ہوا یا انسان ہو جاتا ہے. So these figures leaving
the platform or waiting to board the train are my brothers, in a way that really wants to tell me why there is so little panic and disorder in the world, and so much unhappiness if I were to get down to stretch, take a few steps. So प्लेटफॉर्म किस लिए है? और जो वेटिंग उसमें लोग खड़े हैं, लोग बोर्ड होना चाह रहे हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन के अंदर जाना चाह रहे हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचना चाह रहे हैं, ये सब मेरे भाई हैं. और ये इस तरह है कि जैसे ये सिचुएशन मुझे बताना चाह रही है कि लाइक देयर इज सो लिटिल पैनिक एंड डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो पैनिक है, डिसऑर्डर है, ये जो भी है ये ऐसा क्यों है? बेशक थोड़ा भी है. और जो अनहैप्पीनेस है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? यानी इसका मतलब है कि हम थोड़ी से पैनिक की वजह से बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं. प्रॉब्लम या मिजरी, परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हम उसकी वजह से अपनी हैप्पीनेस को स्टेक पे लगा देते हैं. फिर वो कहता है कि इफ़ आई वर टू गेट डाउन टू स्ट्रेच, अगर मैं उतर सकता या मैं उतरता ट्रेन से कुछ सातों के लिए, इंस्टांसेस के लिए, अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए, take a few steps in the varying and word weary clouds of stream like great white apples. Might I just, through proximity and aping of postures and attitudes, communicate this concern of mine to them, that their jagged attitude correspond to mine. So jagged attitude means rough attitudes. So this passage is describing the steam clouds that are created by trains, जिसको वो कह रहा है कि apples की तरह वो जो clouds हैं वो बन रहे हैं. So steam engine से वो clouds बन रहे हैं बड़े, यानी उन्हें वो great apple से तशबीह दे रहा है जो कि आसमान में है. So the speaker wonders if by imitating the postures and attitudes of these clouds, they can convey their own sense of varying and world weariness to them. Specifically, the speaker suggests that the rough attitudes of the clouds correspond to their own feelings. So the passage may be interpreted as contemplation of the relationship between human and nature, and the ways in which we attempt to communicate with the world around us. कि किस तरह जो वो क्लाउड्स हैं वो किस तरह हमारी लाइफ के साथ अटैच हो रहे हैं, और हम इसमें देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है ह्यूमन का नेचर के साथ, और जिस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आसपास की दुनिया के साथ. That their beefing strikes are answering silver bells within my own chest, and that I know, as they do, how the last stop is the most anxious one of all, though it means getting home at last, to the pleasures and dissatisfactions of home. So यहाँ पे he is talking about the correspondence जो कि ट्रेन की साउंड्स के साथ है. So जिसको वो कह रहे हैं कि beefing strikes answering silver bells, जो कि उसके सीने में बज रही हैं. स्पीकर यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि ये एक एंग्जाइटी शेयर कर रही हैं ट्रेन के साथ, ये जो बेल्स हैं. ये जिस तरह ट्रेन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, ऊंचे ऊंचे अलार्म्स बजाती है. सो एंग्जाइटी के अलावा डिस्पाइट एंग्जाइटी, स्पीकर जो है वो रिकग्नाइज करता है इम्पोर्टेंस घर आने की, और जो फ्लाइयर्स हैं घर की, और साथ साथ जो डिससेटिस्फैक्शंस हैं कि हर बंदा हम में से यानी खुश नहीं होता. बहुत सारे बंदे यानी ज़्यादा तादाद ऐसे हैं जो डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से. बट होम इज़ होम, यानी घर फिर भी घर होता है. So this may be interpreted as a reflection on the complex emotions associated with the travel and returning home, and the ways in which those emotions are echoed in the sounds of train. So वो जो ट्रेन जो विसल बजा रही है, जो सिल्वर बेल्स बज रही हैं, जो कि मेरे सीने में भी बज रही हैं, विच वट ही मीन्स टू से कि जो कि इसके माइंड में बज रही हैं, जो कि बाहर वो सुन रहा है, ये सारी आपस में कोरेस्पॉन्ड कर रही हैं, और ये एक एंक्शियसनेस शो कर रही हैं लाइफ की. और ये इस चीज़ का भी एक नज़ारा है कि अब आप घर पहुंचने वाले हो, फाइनल स्टॉप आने वाला है, विच ऑल्सो मीन्स कि यू आर डन विद योर लाइफ. अब आपकी लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुकी है. It's as though a visible chorus called up the different stages of the journey, singing about them and being them.
not the people in the station, not the child opposite me with current fingernails, but the windows seen through. So ये जो current nails हैं basically ये उनको dried जो fruits होते हैं उन्हें तशबीह दे रहा है जो कि grapes की variety है reddish in color. So उसी जो color उसने start में बात की उसी color reddish color को यहाँ भी तशबीह दे रहा है. So ये जो पैसेज डिस्क्राइब कर रहा है एक्सपीरियंस जो है ट्रेन की राइड का और जिस तरह इंसान महसूस करता है कि कोरस है ग्रुप है वो गाने गा रहा है मुख्तलिफ स्टेजेस की जो कि उस सफ़र में इंसान फील कर रहा है और स्पीकर सजेस्ट कर रहा है कि ये जो कोरस है ये लोगों ये उन लोगों से नहीं बना जो कि स्टेशन में है या जो बच्चा उसके साथ बैठा है बल्कि ये उसे विंडो से नज़र आता है अपनी ट्रेन के. सो विंडो जो है वो एक लेंस एक पैराडाइम के तौर पे उसको शो होती नज़र आती है एक लेंस के तौर पे जिससे वो देखता है डिफरेंट स्टेजेस जिसमें वो लाइफ के जर्नी को देख रहा है जो कि बाहर अनफोल्ड हो रहे हैं और किस तरह लाइक बीइंग द जर्नी इटसेल्फ जैसा वो सफ़र का हिस्सा बन रहा है. सो ये जो पैसेज है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी जो परसेप्शंस हैं दुनिया की वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट्स में होती हैं जैसे हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं एंड हाउ लाइक seemingly mundane objects like train windows can take on deeper meanings when we see in a certain way. What he really means to say is कि जब आप बाहर देखते हो तो वो ट्रेन में जिस मूड से देख रहे हो आपको उस तरह के रिफ्लेक्शंस नज़र आ रहे हैं. तो लाइफ भी ऐसी है कि लाइफ को अगर आप क्रिटिकल होके देखोगे तो क्रिटिकल लगेगी सिनिकल होके देखोगे तो सिनिकल लगेगी पॉजिटिव होके देखोगे तो पॉजिटिविटी नज़र आएगी. तो ये बेसिकली वो बता रहा है कि जो विंडोज़ हैं वो लेंस के तौर पे काम कर रहे हैं जिनसे देख के हमें मुख्तलिफ जो हैं लाइफ के मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पे. Reflecting imperfectly, ruthlessly, splitting open the bluish vague landscape like a zipper. Each voice has its own descending scale to put one in one's place at every stage. One need never know. One need never not know where one is. So ये जो passage है ये बता रहा है कि जो windows हैं ट्रेन की वो किस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे लैंडस्केप पे in an imperfect manner और ये एक फ्रेगमेंटेड और एक इनकम्प्लीट इमेज दे रही हैं बाहर की दुनिया का. यानी आप ट्रेन की विंडो से सारा कुछ बाहर नहीं देख सकते एक मखसूस हिस्सा देखोगे. सो ट्रेन की विंडो आपको पूरा मंजर नहीं दिखा रही. सो जो लैंडस्केप है जो कि ब्लूइश है और वेग है वेग इन अ सेंस के यू कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड दैट और जो विंडो है ट्रेन की उसे एक जिपर से कंपेयर किया गया है जो कि रूथलेसली स्प्लिट ओपन होता है जिससे आप जिपर को ओपन करते हो. सो जब आप उसे ओपन करते हो तो यू सी एज मच एज यू कैन सी. तो जितना आपको नज़र आना चाहिए उसमें से उतना आपको नज़र आता है यानी आप पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते. और ये द पैसेज गोज ऑन टू सजेस्ट दैट ईच वॉइस ऑन द ट्रेन हैज इट्स ओन डिसेंडिंग स्केल that puts the listener in their place at each stage of the journey. So despite the fragmented nature of the reflection, speaker goes on to suggest that it is always clear where one is when riding on a train. So इसको हम ये कह सकते हैं कि एक मेडिटेशन दिखाई गई कि जिससे हम अपनी परसेप्शंस बनाते हैं दुनिया के बारे में मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में. कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस तरह जो कुछ वो विंडो से देख रहा है वो उसका कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे और जिस तरह वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है. और ये कई दफ़ा इनकम्प्लीट होता है इम्परफेक्शन होती है इसके अंदर क्योंकि आपको वो चीज़ें पूरी नज़र नहीं आती जिस तरह वो ब्लूइश भी लग रहा है और साथ साथ उसको वेग भी लग रहा है. Unless one gives up listening, sleeping, approaching a small western town, that is nothing but a windmill. Then the great fury of the end can drop as the solo voices tell about it, wrathing it somehow with an aura. So he says कि unless one gives up listening, sometimes what we do is हम listen कर रहे होते हैं म्यूज़िक को लोगों को हम सो रहे होते हैं ट्रेन में और हम कई दफ़ा यानी अपने आप टाइम को बेसिकली किल कर रहे हैं. तो वो कहता है कि अगर हम ये काम ना करें और हम गौर करें चीज़ों पे लाइक हम अप्रोच करें किसी वेस्टर्न टाउन में जहाँ पे कुछ भी नहीं है बस एक विंड मिल लगी हुई है उसके करीब से गुजरें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा ट्रैवल है वो उसमें हमें सोलो वॉइसेस यानी वी विल फील सम वॉइसेस जो कि उस पूरे ऑरा कहते हैं बेसिकली डिस्टिंक्टिव एटमॉस्फेयर क्वालिटी किसी चीज़ की किसी जगह की किसी बंदे की.
सो वो उसका एक मंजर बताती है, यानी आप उसे देख रहे हो चीज़ों को तो आपकी जो जजमेंट है आपको बहुत कुछ बताएगी। आपकी जो जजमेंट है वो आपको एक स्टोरी टेलिंग का इफेक्ट देगी, आप दुनिया को परसीव करोगे, आप अपने एक डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को देखोगे, तो आप चीज़ों को फील कर सकते हो। Of good fortune and closer welcomes from the mayor and citizens committees tossing their hats into the air. To hear them singing, you would think it had already happened, and we had focused back on the furniture of the air. So वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि basically when you reach the town finally, so जो mayor है वो आपको welcome करता है, closer welcomes बड़े great welcomes होते हैं, आपके citizen की जो committees हैं वो आपको बड़ा warm reception देती हैं और अपने hats ऊपर फेंकते हैं, जैसे graduation ceremony है तो बड़ा enthusiastic होते हैं। So जब आप उनको सुनते हैं इस तरह गाते हुए, चहचहाते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए, तो आपको लगता है ये पहले हो चुका है, जैसा मुंडेन लाइफ है कि आपको लगता है कि एक डेजा वू है, ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, और उसके बाद हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और हर बंदा अपने फ्यूचर के ऊपर स्ट्रगल कर रहा होता है, उसे देख रहा होता है। फर्नीचर ऑफ द ईयर मीन्स यानी फ्यूचर। सो हर बंदा जो अपने जो हैं चीज़ें, ये थोड़ा सा एक तरह से स्केपिज्म होता है जिसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, थोड़ा सा भूलते हैं अपने गमों को, थोड़ी सी सेलिब्रेशंस करते हैं और दोबारा आप अपनी लाइफ में चले जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट ही मीन्स टू से कि लाइफ जो है कंटिन्यूस जर्नी है, इसमें स्ट्रगल्स हैं, परेशानियां हैं, इसमें लेमेंटेशंस हैं, रिग्रेट्स हैं, इसमें टर्न्स हैं, इसमें बहुत सारे अपहीवल्स हैं, इसमें स्टॉप्स हैं, स्टिलनेस है, इसमें मूवमेंट है, एडवांसमेंट है, और इसमें हर बंदा जो है उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं दुनिया को देखने के। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, ज़्यादातर बंदे जो खुश नहीं हैं, जो हर वक्त किसी न किसी टेंशन में, और वो जो टेंशन है वो उन्हें उनकी थोड़ी सी टेंशन भी उनकी हैप्पीनेस को स्टेक पे किए हुए। सो बेसिकली दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोम जिसमें वो ट्रेन के जर्नी को एक लाइफ के जर्नी से तशबीह दे रहा है कि दैट्स व्हाट ह्यूमन लाइफ इज़। अगेन टेलिंग द सेम कि शेक्सपियर का जो है ऑल द वर्ड्स आर स्टेज, उससे इंस्पायर होके ये आइडिया नज़र आता है उस पोम का, जिसमें हमें दिखाया गया कि इंसान हर स्टेशन पे मुख्तलिफ लोग आते हैं, चले जाते हैं, हर एक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, एक डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं दुनिया को देखने के। Same is case with the author, same is the case with the girl sitting in front of the author. So this was the complete interpretation of the poem. We described the summary, we described the theme, symbols and the literary devices and also line by line interpretation. पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।